ये कहानी माधुरी की है, जो दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। उसका बस एक ही सपना था कि उसकी छोटी बहन तारा पढ़ लिख कर माता पिता का नाम रोशन करे। मैं तो पढ़ नहीं सकी, लेकिन अपनी छोटी बहन तारा की पढ़ाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात काम क्यों ना करना पड़े। बेचारी माधुरी ने कड़ी मेहनत कर अपनी छोटी बहन तारा का एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन तारा बहुत ही घमंडी और जिद्दी स्वभाव की थी। उसे अमीरों वाला स्टेटस बहुत पसंद था। जिस स्कूल में तारा पढ़ती थी, वहाँ के सारे बच्चे अमीर परिवार से थे। तारा की क्लास में टीना नाम की एक लड़की पढ़ती थी। वो बहुत ही चालाक थी। फिर एक दिन टीना अपनी सहेलियों से बात करते हुए बोली, अरे यार, तुम्हें पता है तारा हमारी क्लास में सबसे अमीर है। क्यों तारा, बताओ ना तुम कितनी अमीर हो। हाँ, मैं तो बहुत बड़े बंगले में रहती हूँ और मेरे घर में बहुत सारे नौकर चाकर भी हैं और मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है। वाह तारा, तुम तो बहुत अमीर हो यार, आज से तुम हमारी टीम की लीडर हो। ये बात सुनकर तारा बहुत ही खुश हो जाती है। अब टीना और उसकी सहेलियां उसकी झूठी तारीफ कर उससे तरह तरह की चीजें मंगवाने लगी। तारा अपनी झूठी अमीरी दिखाने के लिए बड़ी बहन माधुरी से हर रोज पैसे मांगने लगी। इस बात से दुखी होकर एक दिन माधुरी बोली, तारा, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको। तारा, अब तुम ये फिजूल खर्ची करना बंद कर दो। 2 पैसे बचेंगे तो तुम्हारी पढ़ाई में ही काम आएंगे। ओ दीदी, आप अपना लेक्चर अपने पास रखो। आज अगर मम्मी पापा होते ना, तो मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। आपसे तो मेरे छोटे छोटे खर्चे भी नहीं उठाए जा रहे। कैसी बहन हो आप। हाँ। ये कहते हुए तारा पैसे लेकर स्कूल चली गई और क्लास की लड़कियों के सामने अपनी अमीरी का दिखावा करने लगी। एक दिन माधुरी तारा को स्कूल छोड़ने जाती है। तभी क्लास की कुछ लड़कियां उसे माधुरी के साथ देख लेती हैं। फिर उनमें से एक लड़की तारा से बोली, अरे तारा, तुम्हारे साथ ये कौन है? देखो तो जरा, कितने फटे पुराने कपड़े पहनी हुई है। अरे यार, लगता है इसके घर की नौकरानी होगी, है ना तारा? लेकिन तुम पैदल क्यों आ रही हो? तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? अरे हाँ, तुम सही बोल रही हो, ये मेरे घर की नौकरानी है। वो क्या है ना, दरअसल मैं गाड़ी में इसलिए नहीं आती क्योंकि पैदल चलना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और रही इस नौकरानी की बात, तो मॉम ने इसे मेरे साथ इसलिए भेजा है क्योंकि इसका भी मन था मेरे साथ स्कूल आने का। अपनी छोटी बहन तारा की ये बात सुनकर माधुरी बहुत दुखी हो जाती है। अब तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? मेरा स्कूल आ गया है, तुम घर लौट जाओ। और हाँ, मेरे कमरे की अच्छे से साफ सफाई कर देना, समझ गई? आँखों में आंसू लिए माधुरी वहाँ से चली गई। तभी उनमें से एक लड़की बोली, अरे तुम इस नौकरानी को अपने साथ मत लाया करो, इससे तुम्हारा स्टेटस बहुत डाउन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आगे से अपनी नौकरानी को कभी अपने साथ लेकर नहीं आऊंगी। छुट्टी के बाद जब तारा घर पहुंची तो माधुरी दुखी होते हुए बोली, तारा, मेरी प्यारी बहन, तुमने आज अपनी सहेलियों के सामने मुझे नौकरानी क्यों बताया? तो मैंने इसमें गलत ही क्या कहा? हो तो तुम नौकरानी ही, दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम ही तो करती हो। तुम्हारे शरीर में से कितनी गंदी बदबू आती है। तुम तो मुझसे दूर ही रहा करो। और हाँ, आज के बाद मेरे साथ कभी स्कूल मत आना, समझी? मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अकेले स्कूल आना जाना कर सकती हूँ। इतना कहकर तारा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। इसी तरह कई दिन बीत गए। माधुरी तारा की हर इच्छा पूरी करने के लिए अब और भी ज्यादा मेहनत करने लगी, जिसके चलते माधुरी की तबीयत खराब रहने लगी। लेकिन उसने काम करना फिर भी नहीं छोड़ा। वो जिन घरों में काम करती थी, उन घरों के लोगों ने उसकी बिगड़ती हालत देख उसे काम पर रखने से मना कर दिया। मेम साहब, मैं कितने सालों से आपके घर में काम कर रही हूँ, प्लीज मुझे काम पर से मत निकालो। भगवान जाने तुझे कौन सी बीमारी है। मैं नहीं चाहती मेरे परिवार भी तेरी बीमारी के चपेट में आ जाए। जाकर पहले अपना अच्छे से इलाज करवा, उसके बाद यहाँ कदम रखना, समझी? ये कहते हुए मालकिन ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। ये देख माधुरी दुखी होते हुए बोली, हे भगवान, अब मैं अपनी बहन की स्कूल की फीस कैसे भरूंगी? अब मैं क्या करूं? सबने मुझे काम पर से निकाल दिया। माधुरी उदास होते हुए घर लौट आई। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में तारा की क्लास टीचर एक अनाउंसमेंट करते हुए बोली, स्टूडेंट, कुछ दिनों बाद हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है। एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी बच्चों को सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर आने होंगे। ये सुन सभी बच्चे खुश होते हुए आपस में बातें करने लगे।
अरे यार, तुम्हें पता है एनुअल फंक्शन में सबसे सुंदर लहंगा तारा का ही होगा, क्योंकि वो तो बहुत पैसे वाली है ना, और उसका लहंगा ऐसा वैसा नहीं बल्कि ब्रांडेड और सबसे महंगा होगा। क्यों तारा, मैंने ठीक कहा ना? हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मेरा लहंगा सबसे सुंदर और सबसे महंगा होगा। क्लास की लड़कियों के सामने झूठी शान दिखाने के लिए तो तारा ने झूठ कह दिया, लेकिन वो मन ही मन सोचने लगी, मैंने इन सभी को तो कह दिया, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मैं कितनी गरीब हूँ। अब मैं क्या करूँ? कहाँ से लाऊंगी मैं अपने लिए सुंदर और महंगा लहंगा? दीदी किस काम आएगी? घर चलकर उनसे पैसे मांगती हूँ। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद तारा घर पहुँची तो उसने देखा उसकी बहन माधुरी बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये देख तारा गुस्से से बोली, सुनो दीदी, मुझे बहुत ही सुंदर और महंगा लहंगा चाहिए, जल्दी से मुझे पैसा निकाल कर दो। तारा, मैं तेरे लिए लहंगा खुद सिल दूंगी, लेकिन मुझसे पैसे मत मांग बहन, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या कहा? पैसे नहीं है? मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी, क्योंकि मुझे मॉल जाकर अपने लिए ब्रांडेड लहंगा खरीदना है। बीमारी के चलते मेरा काम छूट गया है, पैसे ना होने की वजह से मैं अपनी दवाई तक नहीं ला पा रही हूँ। अब मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगी। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकती तो तुम्हें इस घर में रहने की अब कोई जरूरत नहीं। ये कहते हुए तारा ने माधुरी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब दोबारा इस घर में अपनी शक्ल मत दिखाना, वैसे भी अब तुम्हें कोई काम नहीं मिलने वाला। हाँ, अब तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। इतना कहकर तारा ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। वहीं माधुरी रोते रोते नदी किनारे जाकर बैठ गई। तभी अचानक से उसे नदी के बीच एक चमचमाता हुआ गोटेदार लहंगा पड़ा हुआ दिखाई दिया। अरे, ये गोटेदार लहंगा किसका है? तभी नदी के अंदर से एक आवाज आई, क्या तुम इस लहंगे को देख सकती हो? हाँ, लेकिन ये है किसका और इस तरह नदी में क्यों पड़ा है? ये कोई साधारण लहंगा नहीं है, बल्कि जादुई गोटेदार लहंगा है। बरसों से ये यहीं पड़ा है, लेकिन कोई भी इसे नहीं देख सकता। जो नेक और सच्चे दिल का होता है, सिर्फ वही इसे देख सकता है। ये लहंगा तुम्हें दिखाई दिया है, इसलिए अब से ये तुम्हारा है। तुम इस लहंगे से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। माधुरी जल्दी से गोटेदार लहंगे को पहन लेती है। लहंगा पहनते ही माधुरी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। ये देख माधुरी खुशी से नाचने लगी। उसके बाद वो लहंगे से अपने लिए छोटा सा घर मांगती है और खुशी खुशी उस घर में रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ टीना को तारा की असलियत पता चल जाती है। अरे, ये तो पूरी तरह फटीचर निकली। ये हमें इतने दिनों से बेवकूफ बना रही थी। इसके पास ना तो बंगला है ना गाड़ी, देखो तो कैसे खुद नौकरानी की तरह झाड़ू लगा रही है। मैं जल्दी से जाकर अपनी सभी सहेलियों को इसकी असलियत बताती हूँ। इतना कहते हुए टीना भागी भागी स्कूल पहुँची और अपनी सहेलियों को तारा की सच्चाई बताती है। थोड़ी देर बाद जब तारा स्कूल पहुँची तो सभी उसका मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे देखो तो कौन आ रहा है, मिस फटीचर। टीना, तुम ये फटीचर किसको बोल रही हो? तुझे और किसको? मुझे सब पता चल गया है। तू अमीर नहीं है, ना तेरे पास बंगला है, ना गाड़ी, ना ही नौकर चाकर। ये हमें इतने दिनों से पागल बना रही थी। और पता है, उस दिन जिसे ये अपनी नौकरानी बता रही थी वो इसकी बड़ी बहन थी। क्या सच में टीना? कोई इतना झूठ कैसे बोल सकता है और अपनी बड़ी बहन को नौकरानी तक कह दिया? छी, कितनी गंदी लड़की है। अब हम तुझ जैसी झूठी लड़की के साथ कोई दोस्ती नहीं रखना चाहते। चली जाओ यहाँ से। अब क्लास में सभी लड़कियों ने तारा से बात करना बंद कर दिया। तारा अब पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। धीरे धीरे घर का सारा राशन भी खत्म हो चुका था। भूख के मारे तारा का बुरा हाल होने लगा। मैं काजल के पास जाती हूँ, शायद वो मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। ऐसा सोचकर तारा मदद मांगने अपनी सहेली काजल के पास गई, जो उसकी बचपन की सहेली थी। तारा को देख काजल गुस्से से बोली, तू यहाँ क्या करने आई है? मैंने तेरी कितनी मदद की थी, प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना दे दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चुपचाप यहाँ से चली जा, झूठी कहीं की। मुझे सब पता है तेरे बारे में। तूने अपनी दीदी को घर से निकाल दिया। तू जैसी मक्कार को तो कोई सूखी रोटी भी खाने को ना दे। हाँ, ये कहते हुए काजल तारा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। तारा रोते रोते जंगल की ओर चली गई। मैंने इन सब के लिए अपनी दीदी को इतना भला बुरा कहा, दीदी को अपने घर से भी बाहर निकाल दिया। हे भगवान, मुझे अपनी दीदी से वापस मिलवा दो। इसी तरह चलते चलते तारा एक घर के पास पहुंच जाती है। कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा खाने को दे दो। तारा की आवाज सुनते ही माधुरी घर से बाहर आई और तारा को देख माधुरी हैरानी से बोली, तारा मेरी बहन, तुम यहाँ?
शुक्र है आप मिल गई दीदी, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आई एम सो सॉरी दीदी। ये कहते हुए तारा रोने लगी। तभी माधुरी ने तारा को गले से लगा लिया और उसे प्यार से अपने घर के अंदर ले गई। उसके बाद दोनों बहनें प्यार से मिलकर हंसी खुशी एक साथ रहने लगी। ये कहानी रोशनी नाम की एक लड़की की है। रोशनी को खाने में मटन और चिकन बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो एक भी दिन नॉनवेज खाए बिना रह ही नहीं सकती थी। रोशनी अपने परिवार के साथ यूपी के एक छोटे से गांव में रहती थी। वो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा तेज थी। स्कूल खत्म होने के बाद उसके पिता ने उसका एडमिशन मुंबई यूनिवर्सिटी में करवा दिया था। अब रोशनी मुंबई में एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। कुछ सालों में रोशनी ने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए और एमए की पढ़ाई पूरी कर ली। आज से पहले गांव की कोई भी लड़की गांव से इतनी दूर जाकर इतना ज्यादा नहीं पढ़ी थी। यही कारण था कि रोशनी के घर उसकी शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आने लगे थे। एक दिन रोशनी की माँ ने रोशनी को फोन किया और उससे बोली, हेलो बेटी, अब तेरी पढ़ाई खत्म हो गई है, इसलिए गांव आजा, हमें तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है माँ, कॉल पर ही बता दो, क्योंकि कल ही मैंने एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है। मुझे पूरा यकीन है मेरा उस कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा। बेटी मेरी बात को समझ, हम जो कर रहे हैं तेरे भले के लिए कर रहे हैं और ऐसी बातें कॉल पर नहीं की जाती है। तू बस जल्दी से गांव आजा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। रोशनी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी माँ उसको इतनी जल्दीबाजी में गांव क्यों बुला रही है। रोशनी अगले दिन ही ट्रेन पकड़कर अपने गांव आ जाती है और अपने माता पिता से कहती है, क्या हुआ माँ पापा, आप दोनों ने मुझे इतनी जल्दीबाजी में गांव क्यों बुला लिया? मेरी वहाँ पर जॉब लगने वाली थी। बेटा हम जल्दीबाजी क्यों नहीं करते, तेरी शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले हमारे गांव के ही है, लेकिन उनका परिवार मुंबई में रहता है। शादी के बाद तू वापस मुंबई चली जाना और अपनी जॉब कर लेना। रोशनी को ये आइडिया बुरा नहीं लगता और वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। अगर ऐसा है तो ठीक है माँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तू तैयार रहना, कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे और लड़का भी साथ में आएगा। ठीक है माँ, फिर मैं जरा पार्लर से होकर आती हूँ। ठीक है जा, पर जल्दी आना। रोशनी तैयार होकर घर से बाहर निकल जाती है और एक रेस्टोरेंट के पास पहुँच जाती है। तभी अचानक से उसके नाक में नॉनवेज की बहुत अच्छी सुगंध आती है। अरे वाह, कितनी अच्छी नॉनवेज की खुशबू आ रही है। आज तो मैं जी भर के मटन और चिकन खाऊंगी। रोशनी बिना देरी किए रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है और वेटर को बुलाती है। यस मैम, कहिए। आप मुझे ये बताइए, आपके रेस्टोरेंट में सबसे स्पेशल नॉनवेज का आइटम क्या है? मैम आप हमारे यहाँ का चिकन कोरमा और मटन कोरमा ट्राई करो, हमारे यहाँ ये बहुत फेमस है। बहुत फेमस है मतलब बहुत स्वादिष्ट भी होगा। आप एक काम कीजिए, 2 प्लेट मटन कोरमा और 1 फुल प्लेट चिकन कोरमा ले आइए। थोड़ी देर बाद वेटर रोशनी का ऑर्डर उसकी टेबल पर सर्व कर देता है। रोशनी सारा मटन और चिकन कुछ ही देर में सफा चट कर जाती है। अब जाकर मेरे पेट को राहत मिली है। सुबह से मेरी माँ ने मुझे घास फूस खिलाया हुआ था। दरअसल रोशनी के घर में नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है, लहसुन प्याज भी नहीं बनता था, क्योंकि वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन रोशनी को मुंबई के हॉस्टल में रहकर रोज रोज नॉनवेज खाने की आदत लग गई थी। उसे एक दिन भी नॉनवेज ना मिले तो उसकी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन रोशनी को क्या पता था कि जिस घर में वो शादी करके जा रही है वो घर भी ऐसा ही है। वहाँ के लोग नॉनवेज का स्वाद दूर दूर तक नहीं जानते थे। खा पी कर रोशनी पार्लर चली गई और थोड़ी देर बाद वापस घर आई। आ गई बेटी, चल मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं माँ, मेरा पेट भरा हुआ है, बहुत थकावट हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा कहकर रोशनी सोने चली जाती है। दूसरे दिन उसे लड़के वाले देखने आते हैं। रोशनी तैयार होकर उनके सामने जाती है। रोशनी को एक नजर में ही वो लोग पसंद कर लेते हैं। बहन जी, हमें रोशनी बिटिया बहुत पसंद है। अगर आपको हमारा लड़का पसंद हो तो हम बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। आपका लड़का हमें बहुत पसंद आया। मैं तो कहती हूँ हमें देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। लड़के की माँ रोशनी के हाथों में शगुन के कुछ पैसे दे देती है
और रोशनी का उस लड़के के साथ रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिनों बाद ही दोनों की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन तक तो रोशनी ने छुप छुप कर नॉनवेज मंगवाया और खा लिया, लेकिन विदाई के बाद जब वो ससुराल पहुंची, आओ बहू, अपने शुभ पैरों से हमारे घर को पवित्र कर दो। तुम्हारे रूप में हमारे घर लक्ष्मी आई है। रोशनी की सास नियति देवी अपने बेटे और रोशनी की आरती उतारती है और उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहती है और अपनी बहू और बेटे को कमरे में भेज देती है। थोड़ी देर बाद घर का नौकर रोशनी के कमरे में चाय और नाश्ता लेकर जाता है। नाश्ते में मिठाइयाँ और नमकीन देखकर रोशनी मन ही मन सोचती है, हे भगवान, ये मिठाइयाँ और नमकीन कौन खाएगा? इनसे तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। चिकन सीख कबाब खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन अभी कैसे मंगवाऊं? घर में तो बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और अभी तो मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकती। उस दिन मजबूरी में रोशनी को मिठाई और नमकीन से ही काम चलाना पड़ता है। रात के खाने में भी उसे वेज खाना खाने को मिला। इस तरह एक हफ्ता बीत गया। नॉनवेज के बिना रोशनी के चेहरे की रौनक ही चली गई थी। रोशनी को इस तरह मुरझाया हुआ देखकर उसका पति और उसकी सास कहते हैं, क्या बात है रोशनी, तुम्हारे चेहरे की रौनक कहाँ चली गई? यहाँ तुम्हें भरपेट खाना नहीं मिल रहा है क्या? बहू, कहीं तुम शर्म के मारे आधा पेट तो नहीं खाना खाकर रह जाती? नहीं सासू माँ, शर्म किस बात की? ये भी तो मेरा ही घर है। शादी में नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाई है ना, इसलिए थकावट के कारण ऐसा लग रहा होगा। अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, तू आराम कर ले। वैसे भी तुझे घर का कोई काम नहीं करना है। घर में नौकर तेरे लिए ही तो है। तुझे जो चाहिए होगा उनसे मांग लेना। ठीक है मम्मी जी। ऐसा कहकर रोशनी अपने मन में सोचने लगती है, अब आपको कैसे बता दूं सासू माँ कि मैं क्यों कमजोर होती जा रही हूँ। अगर जल्दी से जल्दी मुझे नॉनवेज खाने को नहीं मिला तो मैं तो मर जाऊंगी। एक काम करती हूँ, घर के नौकर से कहती हूँ कि मेरे लिए नॉनवेज ले आए। ऐसा सोचकर रोशनी घर के नौकर बिरजू के पास जाती है और कहती है, बिरजू काका, आज आप बाजार जाने वाले हो ना, मेरे लिए कुछ सामान ले आओगे? क्यों नहीं बहुरानी, आपको क्या चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं लेता आऊँगा। रोशनी एक कागज के टुकड़े पर बिरजू को रेस्टोरेंट का एड्रेस लिख कर देती है और कहती है, बिरजू काका, मैंने रेस्टोरेंट में फोन कर दिया है। उन्होंने खाना पैक करके रखा है, बस आपको लेकर आना है। और ये लीजिए पैसे। लेकिन हाँ, इस बारे में घर में किसी को कुछ नहीं बताना। बहुरानी, क्या घर का खाना आपको अच्छा नहीं लगता? अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे बता दीजिए, मैं वैसे ही खाना बना दूंगा जैसा आप चाहेंगी, क्योंकि बाजार का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है बहुरानी। बिरजू काका, आपसे मैंने जितना कहा है आप उतना ही कीजिए ना, जाइए यहाँ से। बिरजू रोशनी से कुछ नहीं कहता और पैसे लेकर रेस्टोरेंट चला जाता है। रेस्टोरेंट में रोशनी का नॉनवेज का सामान पहले से ही पैक करके रखा हुआ था। बिरजू रेस्टोरेंट के मालिक को पैसे देता है और ऑर्डर उठाकर घर आ जाता है। वो चुपके से रोशनी के कमरे में जाकर उसे उसका सामान दे देता है। रोशनी अपने कमरे का दरवाजा बंद करके मटन और चिकन का स्वाद लेने लगती है। बाप रे, कितने दिनों के बाद मुझे ये नॉनवेज खाना खाने को मिला है। आज जाकर मेरा पेट ठीक से भरा है। रोशनी जल्दी जल्दी सारा मटन और चिकन खा लेती है। अब इन हड्डियों का क्या करूं? इसको सही जगह ठिकाने लगाना होगा। रोशनी ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सासू माँ उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। रोशनी बहू, ओ रोशनी बहू, दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रही है? दरवाजा खोल, खाना टेबल पर लग गया है, सब तेरे इंतजार कर रहे हैं। ओहो, मम्मी जी को भी अभी ही आना था क्या? अब क्या करूं? अगर उन्होंने ये सब देख लिया तो गजब हो जाएगा। रोशनी की नजर खिड़की पर जाती है। वो जल्दी से खिड़की के बाहर हड्डियां फेंक देती है और दरवाजा खोलती है। तभी खिड़की के नीचे कुछ कुत्ते इकट्ठा हो जाते हैं और हड्डी के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। अरे बहू, दरवाजा खोलने में तूने कितनी देर लगा दी? खाना खाने के लिए सब तेरा इंतजार कर रहे हैं और ये कमरे में अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? नीचे कुत्ते भी बहुत भौंक रहे हैं। वो क्या है ना सासू माँ, अभी कचरे वाली गाड़ी आई थी, खिड़की खुली है तो उसी की बदबू घर के अंदर आ गई होगी और कुत्ते भी शायद इसीलिए झगड़ा कर रहे होंगे। और सासू माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्या खाना नहीं खाएगी? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही। पता नहीं क्या हो गया है मुझे। परेशान मत हो बहू, लगता है तुझे घर वालों की याद आ रही है, उनसे वीडियो कॉल पर बात कर ले। ऐसा कहकर नियति देवी वहाँ से चली जाती है।
रोशनी सोचती है कि आज तो उसने सासू माँ को टाल दिया, लेकिन अगर इस तरह वो रोज रोज बिरजू काका से नॉनवेज मंगवाएगी तो घर में सबको पता चल जाएगा। नॉनवेज खाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया, मैं जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ। जॉब के बहाने बाहर निकलने का मौका मिलेगा और मैं इसी बहाने रोज रोज नॉनवेज खा लिया करूंगी। इस बारे में मैं आज ही अभय से बात करती हूँ। उस दिन जब अभय ऑफिस से घर आता है तो रोशनी उससे अपनी जॉब के बारे में बात करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है रोशनी, घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारा दिल लगा रहेगा। इस बारे में मैं माँ और पापा से बात कर लेता हूँ, मुझे विश्वास है वो मना नहीं करेंगे। अभय और रोशनी अपने माता पिता से बात करते हैं। वो दोनों भी रोशनी की जॉब करने के फैसले से बहुत खुश थे। रोशनी अब जॉब की तलाश करने लगती है और घर से बाहर निकलते ही उसका रोज रोज नॉनवेज खाना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद रोशनी को जॉब मिल जाती है। रोशनी अब रोज ऑफिस जाने लगी थी। उसके ऑफिस के सामने एक रेस्टोरेंट था जिसमें नॉनवेज के ढेर सारे आइटम मिलते थे। रोशनी कभी ऑफिस लंच लेकर नहीं जाती थी। वो रोजाना लंच के टाइम पर रेस्टोरेंट में जाकर चिकन और मटन खाया करती थी। फिर एक दिन, रोशनी बहू, तो ऑफिस लंच लेकर क्यों नहीं जाती है? सारा दिन भूखे रहकर काम करेगी तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी। मम्मी जी, ऑफिस में काम इतना ज्यादा रहता है कि खाना खाने की फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए लंच लेकर नहीं जाती हूँ। अगर लंच लेकर जाऊंगी तो वापस लेकर आ जाऊंगी। इस तरह अपनी सास से झूठ बोलकर रोशनी रोज रोज चिकन और मटन खाने लगी। उसकी सारी सैलरी नॉनवेज खाने में ही खत्म हो जाती थी। धीरे धीरे रोशनी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। घर में सब इस बात से हैरान थे कि लंच ना करने के बावजूद भी वो इतनी मोटी कैसे होती जा रही है। एक दिन रोशनी ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में बैठकर नॉनवेज खा रही थी। तभी अचानक से उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। उसके ऑफिस के कुछ दोस्त उसे उठाकर अस्पताल ले गए और उसके घर वालों को खबर दे दी। अभय अपने माता पिता के साथ भागा भागा अस्पताल आया। डॉक्टर ने रोशनी का इलाज करने के बाद कहा, लगता है रोशनी जी रोज रोज नॉनवेज खाती है, तभी इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है और इनका बीपी भी बहुत ज्यादा हाई हो गया है। अब इन्हें बहुत ज्यादा सादा खाना खाना होगा, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। ये अब क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? मेरी बहू तो पूरा दिन खाती भी नहीं है। देखिए मैडम, ऐसा मैं नहीं, ऐसा रिपोर्ट कह रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी और डॉक्टर के पास जाकर रिपोर्ट चेक करवा लीजिए। सभी लोग रोशनी की तरफ देखने लगते हैं। रोशनी घबरा जाती है, फिर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, डॉक्टर सही कह रहे हैं। मैं रोज लंच टाइम में नॉनवेज खा लेती थी, इसलिए लंच लेकर नहीं जाती थी। लेकिन मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। ऐसा कहकर रोशनी रोने लगती है। तब उसकी सासू माँ उससे कहती है, बेटा, तू नॉनवेज खाती है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुझे थोड़ा हिसाब से खाना चाहिए। जब तक तू ठीक नहीं हो जाती तो मसाले वाली कोई चीज हाथ नहीं लगाएगी, और जब तू ठीक हो जाएगी हफ्ते में एक दिन अभय तुझे बाहर नॉनवेज खिला कर ले आएगा। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आप दुनिया की सबसे बेस्ट सासू माँ हो। इतना कहकर रोशनी अपनी सास के गले लग जाती है और घर जाकर आराम करती है। कुछ दिनों बाद रोशनी बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपने परिवार के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है।